अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पहले ज़माने की बात है, कॉन्सेप्ट नहीं था इस तरह कि लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने फीचर्स को छेड़ें या अपनी स्किन को छेड़ें। अगर हम पुराने ज़माने में नानी और दादियों की बात करते हैं तो हार्डली उस ज़माने में कौन लोग थे जो जाते थे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और हेल्प लेते थे? कौन थे, कौन होंगे वो? मेरी दादी ने सजेस्ट किया था व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड ना, शी सजेस्टेड मी फॉर गोइंग फॉर द राइनोप्लास्टी बिकॉज शी वाज लाइक के यू नो इरानीज का होता है, दे हैव दिस ब्यूटी फोबियाज, तो उनको होता है कि भाई हमें हर चीज़ बहुत परफेक्ट और खूबसूरत चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है वो सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स के ऊपर बहुत अर्ली स्टेज से बिलीव करते थे, एटलीस्ट मेरी फैमिली तो। अच्छा, नाक की तो सर्जरी वगैरह जिसको राइनोप्लास्टी कहते हैं, वो तो पहले भी सुनने में आती थी। बिल्कुल, वो तो मतलब लाइक पुराने वक्तों में भी हमने सुनी भी है। बिल्कुल, लेकिन बट लेजर भी काफी पहले स्टार्ट हो गया था। इट स्टार्टेड विद लेजर नहीं, वो था कुछ और जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, so electrolysis and lasers is starting with in Pakistan. As far as I remember in my childhood hearing things from my dadi and my mother कि जी डिप्लेक्स वाले कर रहे होते थे। लेजर इज आल्सो सिर्फ आईपीएल होता था। आईपीएल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये चीजें हमने बुजुर्गों से नहीं हमने सुनी इस तरह की। मैं आप लोगों दोनों से ये पूछना चाहती हूँ, एज डॉक्टर, जाहिर है आप लोग रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, तो पाकिस्तान में पहले क्या कॉन्सेप्ट शुरू हुए थे? जो पुरानी हीरोइनें थी वो लोग अच्छा देखिए इस चीज के अंदर वो थी बिल्कुल, लेकिन वो ट्रीटमेंट्स कराने के लिए आपको बाहर जाते थे ना, फिर बाहर दुबई चले जाते थे। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, अच्छा लेवल्स जो होते हैं ना वो स्टडी लेवल्स होते हैं। जब ये हायर एजुकेशन कमीशन बना पाकिस्तान में, वो डिग्रीज स्टार्ट हुई, पढ़ना शुरू किया। जैसे मैं एस्थेटिक और डर्माटोलॉजी में बाद में आई, मैं पहले एनाटॉमी में एमफिल कर रही थी, फिर मैंने देखा कि नहीं ये जॉब आई हुई है, मैंने हाउस जॉब करी, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो चीज़ें अब इनकॉर्पोरेट। अब आप डर्माटोलॉजी के जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं या रेजिडेंसी, तो उसमें एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी पढ़ाए जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एडवांसमेंट। मेरा सवाल, हाँ मैं आपके बात समझ गई। आप जो कह रही है ना, वो उस वक्त ये था हमें बाहर जाना पड़ता था, बाहर गए, 1-2 क्लिनिक्स स्टार्ट हुए, उन 2 क्लिनिक्स में जब बूम हुआ कि ये ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, और जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ा तो लोगों को एहसास हुआ कि हाँ ये ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए। अब जैसे राइनोप्लास्टी की बात आई, पहले सिर्फ सर्जिकल राइनोप्लास्टी अवेलेबल थी कि आपको सर्जन के पास जाना है, आपको जनरल एनेस्थीसिया में ही कराना है। आसान ज़बान में बता दूं, अगर राइनोप्लास्टी क्या है? नोज शेपिंग। नोज शेपिंग, तो वो नोज शेपिंग अंदर से भी आपका गोश्त काट के की जाती थी। अब जो है वो लिक्विड राइनोप्लास्टी अवेलेबल है कि हम ऊपर से ही फिलर लगा देते हैं, उसमें पेशेंट को बेहोश भी नहीं होना पड़ता, आपको कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, पेशेंट ईजी होता है। आपने ऊपर से ही एनेस्थीसिया दिया, नम हो गई, आपने ऊपर से कर दिया, ठीक है। जो रीशेपिंग करानी हो, यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ कम करानी है, आपने यहाँ पे साइड में बोटॉक्स कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड राइनोप्लास्टी।